सो वेलकम स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक बार फिर से आप सबका स्वागत है यूनाइटेड लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम लोग लेके आए हैं नॉमेनक्लेचर। जैसा कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आप सब लोगों को बताया बेटा कि जब तक हम लोग कंपाउंड का नाम नहीं जानेंगे तब तक उसके विषय में उसकी प्रिपरेशन या प्रॉपर्टीज को कैसे पढ़ा जाएगा। इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके हैं, कम से कम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उनका नाम जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और आज इसी क्रम में हमारी ये नई वीडियो जो आपके सामने है, ये है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आइए चलते हैं यूनाइटेड लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबके साथ नॉमेनक्लेचर की तरफ। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लास्ट टर्म पे बेटा मैंने आप लोगों से बात की थी फंक्शनल ग्रुप की, और फंक्शनल ग्रुप पे मैंने बताया था कि जितने फंक्शनल ग्रुप आपके कोर्स में हैं उनके विषय में मैंने कहा था किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सबसे मेन काम होता है वो उसके फंक्शनल ग्रुप का होता है, यानी दैट ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर्टीज स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप। आपके कोर्स में कुछ लिमिट में फंक्शनल ग्रुप रखे गए, जिनमें सबसे पहले पहचानेंगे कैसे, सी सिंगल बॉन्ड सी। मैंने लास्ट टाइम पे आप सब लोगों को बताया कि अगर जितने भी कार्बन एटम्स की चेन है उसमें सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे एल्केन बोलेंगे, और इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 मींस जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन में दो और ऐड कर दीजिए, उतने हाइड्रोजन होने चाहिए। इफ देयर इज एनी डबल बॉन्ड it is known as alkene CnH2n. If there is any triple bond known as alkyne CnH2n-2, OH alcohol CnH2n+2O, या इसका एक जनरल फार्मूला और लिखा जाता है CnH2n+1OH। एक्चुअली एक फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा ईथर। ईथर और एल्कोहल दोनों में एक आइसोमेरिज्म होती है जिसे हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। याद रखिएगा, यहां पर एक हिंट दे रहा हूं, आइसोमेरिज्म की थोड़ी बात करेंगे क्योंकि आपके कोर्स में टॉपिक है, आगे बात होगी उसकी भी अगले वीडियो में। अभी ये जान लीजिए कि जिन कंपाउंड्स के ये जनरल फार्मूला सेम होते हैं वो सब फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ईथर चूंकि आपके कोर्स में नॉमेनक्लेचर में नहीं रखा गया है। इसके बाद आता है आपका एल्डिहाइड CHO ग्रुप, एल्डिहाइड CnH2nO। कीटोन का भी यही होता है CnH2nO। कीटोन देख लेंगे साथ में, अगर है आपके कोर्स में तो भी, नहीं है तो भी। कीटोन सेम, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड CnH2nO2। इतने फंक्शनल ग्रुप मेन आपके कोर्स में हैं। इनका नॉमेनक्लेचर हम सब लोगों को पढ़ना है, और वो नॉमेनक्लेचर जानने से पहले देखिए, अब यहां से जब नॉमेनक्लेचर शुरू हो गया बेटा, तो जैसे आप सब लोगों के जनरली दो तरह के नाम होते हैं, एक आपके घर का नाम और दूसरा आपके कॉलेज का नाम। वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी दो तरह के नाम, मेन दो सिस्टम्स बनाए गए नॉमेनक्लेचर के लिए। कौन कौन से? इनमें पहले को हम लोगों ने कहा नॉमेनक्लेचर, और नॉमेनक्लेचर के दो सिस्टम बनाए गए बेटा। एक का नाम दिया गया कॉमन नेम, और दूसरे को कहा गया IUPAC, कॉमन नेम सिस्टम एंड IUPAC नेम सिस्टम। कॉमन नेम सिस्टम का एक नाम और इसे हम लोग ट्राइबल नेम भी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं ना साधारण नाम या निरर्थक नाम, जिसका कोई सेंस ना हो।
जनरली आप लोगों ने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स वगैरह भी देखे होंगे, कई लोगों के ऐसे नाम होते हैं जिनका मीनिंग अब निकालना बड़ा टिपिकल है, होती भी है कि नहीं, बड़ा कठिन है कहना। उस तरह के नाम घर में होता क्या था पुराने जमाने में, तो कोई बच्चा लंबा हो गया तो बोले लंबू, कोई छोटा रह गया तो नाम पड़ गया छोटू। इस तरीके से कॉमन नेम दिए जाते थे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। उस कंपाउंड की कोई एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ले ली गई और उसके बेस पर उसका नॉमेनक्लेचर कर दिया गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नेम कहते हैं। बट मैंने आपको बताया मोर देन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड अब तक जिनकी जानकारी हो चुकी है, डिस्कवर हो चुके हैं। तो इतने कंपाउंड्स के कॉमन नेम एक साथ दिमाग में रख पाना बड़ा टिपिकल हो गया, और यही सोचकर हम लोगों ने शुरुआत में क्लासिफिकेशन किया था। तो यह कहा गया कि भाई इनके लिए दूसरा सिस्टम बनाया जाए, और तब केमिस्ट्री की जो पूरी एक इनकी यूनियन होती है, उन्होंने यह सिस्टम बनाया IUPAC सिस्टम। सबसे पहले कॉमन नेम जो है आपका, इसके विषय में भी कुछ जानते चलें। क्यों? क्योंकि आपकी बुक में भी और जनरली जो ज्यादातर रिएक्शंस आपसे पूछी जाती हैं, हायर क्लासेस में पूछी जाएंगी, वो कॉमन नेम के बेस पे पूछी जाएंगी। कॉमन नेम सारे कंपाउंड्स के तो नहीं, मगर कुछ लिमिटेड कंपाउंड्स होते हैं, उनके कॉमन नेम आपको ध्यान रखने हैं। वो भी मैं साथ में आपके बताते चलता हूं, उन्हें भी आप लोग साथ में समझते चलिए। सबसे पहले जब कॉमन नेम की बात आई, तो कॉमन नेम से रिलेटेड कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, याद रखिएगा। यहां पर हम लोग बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन को बेटा हम लोग स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी को स्मॉल s से, टर्शियरी को स्मॉल t से। कहीं कहीं इन्हें 1 डिग्री, इन्हें 2 डिग्री और इन्हें 3 डिग्री से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन क्या है, यहां से कॉमन नेम करना आपको आसान होता है, इसलिए बातें जानना जरूरी होती है। याद रखिएगा, दैट कार्बन टू विच ओनली वन अदर कार्बन इज अटैच्ड, वो कार्बन जिससे केवल एक और कार्बन जुड़ा हो मैक्सिमम, उसे कहते हैं प्राइमरी कार्बन। यानी वो कार्बन दो अलग अलग कार्बनों से अटैच नहीं होना चाहिए, केवल एक से ही अटैच होना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी। पहले समझ लेते हैं, बाद में आपको थ्योरी बता देता हूं, फिर अभी इलस्ट्रेट कर दूंगा। दूसरे नंबर पर सेकेंडरी, नाम से ही जाहिर, सेकेंडरी यानी जिस कार्बन से दो अलग अलग कार्बन अटैच हो, जिस कार्बन से दो अलग अलग कार्बन अटैच हो, तो वो हो गया सेकेंडरी। टर्शियरी, जिस कार्बन से 3 अलग अलग कार्बन अटैच हो, वो टर्शियरी। और इन्हीं में से एक कंडीशन क्वाटरनरी की भी आती है, जिससे 4 अलग अलग कार्बन अटैच हो सकते हैं। कैसे, एक एग्जांपल से समझिए। सपोज कर लीजिए हमने 1 2 3 4 5 ये कार्बन ले लिया, इससे एक ये जोड़ दिया, यहां इन्हें जोड़ दिया, इसे जोड़ दिया। हाइड्रोजन अंडरस्टूड होता है, फिर भी आपको बता दूं कि कार्बन की वैलेंसी मैंने आपको बताया था 4 होती है। अब आप यहां बॉन्ड गिन लिया करिए, जितने बॉन्ड आपके लगे हुए हैं उतने हाइड्रोजन कम पड़ जाएंगे, बाकी क्वांटिटी आप हाइड्रोजन की जोड़ दीजिए। जैसे यहां इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड लगा है, सिंगल बॉन्ड, यानी एक वैलेंसी कम हो गई, तो 4 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 3। तो इसी वजह से यहां पर आप लिख देते हैं CH3। यहां इस कार्बन से 2 वैलेंसी अटैच्ड हैं, तो यहां क्या लिखेंगे आप, CH2। इस कार्बन से 1 2 3 वैलेंसी जुड़ी हुई हैं, यानी एक ही बची, तो एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इस कार्बन से चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, तो इससे एक भी हाइड्रोजन आपको नहीं जोड़ना है। इससे एक बॉन्ड जुड़ा तो 3 हाइड्रोजन, इससे भी 3 हाइड्रोजन, और इससे भी एक बॉन्ड जुड़ा इसलिए 3 हाइड्रोजन, यहां भी 3 हाइड्रोजन। इस तरीके से हाइड्रोजन हम लोग जोड़ते हैं उसमें। अब बात आई इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन कौन है, आइए देखा जाए। ये जो कार्बन है बेटा, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, केवल एक। याद रखिएगा, कई बच्चे यहां पे गलती करते हैं, क्या करते हैं, बोले सर इस कार्बन से तो पूरी चेन अटैच है। नहीं, पर्टिकुलरली इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं, तो इस वाले कार्बन से केवल ये नंबर 2 वाला कार्बन अटैच है, बाकी ये वाला कार्बन इससे अटैच है, डायरेक्टली इससे अटैच नहीं है। सिंपली ये एक उंगली है और हमने ये दूसरी उंगली इस पर रखी,
तो इस उंगली से भले ही हमने इस उंगली को इस अंगूठे से टच कर रखा है, मगर ये जो नीचे वाली उंगली है ये केवल इसी को टच कर रही है। यानी ये वाली जो उंगली है ये केवल एक को टच कर रही है, जबकि ये वाली उंगली है ऊपर वाली, ये इसे एक उंगली को भी टच कर रही है और एक अंगूठे को भी टच कर रही है। बस यही चीज आपको समझनी है। कैसे? ये कार्बन केवल इस कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। अब दूसरे नंबर पे ये कार्बन आ गया, चलो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2। नंबर 2 वाला, इस कार्बन से बेटा 2 कार्बन अटैच है। कौन कौन से? एक इधर नंबर 1 वाला और एक नंबर 3 वाला। ये 2 बॉन्ड लगे हुए हैं इस कार्बन के बीच में, यानी ये कार्बन इधर भी अटैच्ड है और इधर भी अटैच्ड है। तो ये वाला कार्बन हो गया सेकेंडरी कार्बन। ये वाला कार्बन कैसा हो गया? सेकेंडरी कार्बन। कुछ ऐसी कंडीशन कि जैसे ये एक उंगली है भाई, ये 2 हो गई और एक उंगली और इसको टच कर दे दो तरफ से, ऐसे याद रखिएगा। अब यहां बहुत ध्यान से देखिएगा इन उंगलियों को। ये जो बीच में हमारी उंगली है, ये वाली उंगली, ये 2 उंगलियों को टच कर रही है, जबकि ये किनारे वाली उंगली केवल एक को टच कर रही है और ये किनारे वाली उंगली भी केवल एक को टच कर रही है। इसका मतलब ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, मगर ये बीच वाली उंगली ये कैसी है? सेकेंडरी हो गई, क्योंकि ये 2 उंगलियों को टच कर रही है। तो उसी तरीके से ये वाला जो कार्बन है ये 1 को भी टच कर रहा है, 3 के साथ भी इसकी बॉन्डिंग है, इसीलिए क्या हो गया? सेकेंडरी कार्बन हो गया। अब बात आती है अगले नंबर पर। अगले नंबर पर अगर हम चलें नंबर 3 कार्बन पे, ध्यान से देखिएगा बेटा। तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, ये आपका 2 से अटैच है, फिर ये 4 से अटैच है और नीचे भी ये इस CH3 से अटैच है, 3 जगह से, इससे, इससे और इससे, यानी ये वाला कार्बन 3 कार्बनों से अटैच है। दैट्स व्हाई दिस इज टर्शियरी कार्बन। ये आपका टर्शियरी कार्बन हो गया। अब ये नीचे वाला कार्बन, ये कितने से अटैच है? तो ये वाला कार्बन केवल नंबर 3 वाले कार्बन से अटैच है, इसलिए ये वाला कार्बन हुआ प्राइमरी कार्बन। इसी तरीके से लास्ट में आ जाइए, तो ये वाला जो कार्बन आपका है 5वें नंबर पे, ये वाला कार्बन केवल 4 नंबर से अटैच है। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो प्राइमरी कार्बन। दिस कार्बन इज आल्सो अटैच्ड विद नंबर 4 ओनली, दैट्स व्हाई दिस विल आल्सो बी प्राइमरी कार्बन एंड इन सेम मैनर दिस इज आल्सो प्राइमरी कार्बन, क्योंकि ये भी केवल नंबर 4 से। मगर नंबर 4 वाला कार्बन 4 अलग अलग कार्बनों से अटैच है। ये नंबर 4 वाला ऊपर वाले से, नीचे से, 3 नंबर से और 5वें नंबर से 4 कार्बन से अटैच है। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन, क्यू या 4 डिग्री कार्बन। इस तरीके से ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन के विषय मैंने आपको बताया। अब इससे पहले कि आगे जो नॉमेनक्लेचर की कंडीशन है कॉमन नेमिंग की, ये सारी बातें मैं आपको कॉमन नेमिंग से रिलेटेड बता रहा हूं, यह ध्यान रखना है। अभी IUPAC की बात हमारी शुरू नहीं हुई है। तो अब बात आती है, एक चीज और हमें जानना जरूरी हो जाता है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप ये क्या होता है? क्योंकि जब तक ये नहीं जानेंगे बेटा हम लोग, तब तक हम लोग नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते। चाहे कॉमन नेमिंग करना हो, चाहे IUPAC नेमिंग करना हो। थोड़ा सा पानी ले लिया जाए, आप लोग भी पानी पी लीजिए, बल्कि अब तो ठंडी का मौसम है तो थोड़ी थोड़ी चाय पी लीजिए आप लोग, बीच बीच में एक घूंट लेते रहिए। तो एल्काइल ग्रुप, बेटा एल्काइल ग्रुप के लिए ध्यान रखिएगा, इसकी डेफिनेशन होती है व्हेन 1 हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम एनी एल्केन। किसी भी एल्केन से, एल्केन मींस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्केन कह लीजिए या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कर दीजिए। क्या करना है इससे? एक हाइड्रोजन को माइनस कर देना है। कितने को माइनस करना है? ओनली 1 हाइड्रोजन। जितनी चीज बचती है, जो रिमेनिंग ग्रुप आपके पास होता है, रिमेनिंग ग्रुप, इसी ग्रुप को हम लोग कहते हैं क्या? एल्काइल ग्रुप। क्या कहते हैं? एल्काइल ग्रुप। बस सिंपल सी डेफिनेशन, किसी भी एल्केन से
एक हाइड्रोजन को माइनस करने पर जो ग्रुप आपके पास बचा उस ग्रुप को क्या कहते हैं? एल्काइल ग्रुप। अब ध्यान रखिएगा इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं एल्काइल का। इसके नॉमेनक्लेचर के लिए तरीका होता है बेटा, जो एल्केन है उस एल्केन से एन हटा दिया जाता है और उसकी जगह YL इल जोड़ दिया जाता है। एल्केन से एन हट गया, इल आपने जोड़ दिया, दिस इज नोन एज एल्काइल। एग्जाम्पल के लिए आइए एग्जाम्पल कर लिए जाए भाई। CH4 क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मेथेन। मेथेन। अब इससे अगर एक हाइड्रोजन हटा दें बेटा तो हमारे पास क्या रह जाएगा? इट विल बी CH3 दिस। रिमेंबर जनरली आपकी बुक में ऐसे लिखा होता है और बच्चे अगर नहीं ध्यान देते तो पढ़ते -CH3। दिस इज नॉट माइनस। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं। जो बॉन्ड खाली हो गया है यानी जो हाइड्रोजन चला गया है अलग, ये उसकी जगह वैकेंट बॉन्ड दिखाया जाता है, सिंगल बॉन्ड CH3। तो जहां कहीं भी CH3 जुड़ा होगा, अब ध्यान से देखिए यह फार्मूला अप्लाई करिए। इसका नाम है मीथेन। यह फार्मूला कहता है मीथेन से क्या हटाना हमें? एन माइनस कर दीजिए और इसके लिए YL जोड़ दीजिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल। यानी कहीं भी अगर आप CH3 को जुड़ा देखेंगे तो CH3 क्या होता है? मिथाइल ग्रुप। इन सेम मैनर, ज्यादा आपके कोर्स में नहीं है फिर भी थोड़ा सा बता दे। C2H6 जनरली से हम लोग CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसे लिखते हैं। अब अगर इससे एक हाइड्रोजन माइनस कर दीजिए आप तो क्या बचेगा? C2H5, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, आगे एक वैलेंसी उसकी खाली हो गई। ध्यान रखिए आप यहां से भी खाली कर सकते हैं, इधर से भी खाली कर सकते हैं। C2H6 को हम लोग बोलते हैं बेटा इथेन। अब इथेन पे यही फार्मूला लगाइए। इथेन से क्या हटाना पड़ेगा आपको? बोलिए एन, और जोड़ेंगे क्या? YL। क्या नाम हो जाएगा इसका? इथाइल। तो मिथाइल अगर कहीं C2H5 लिखा हुआ है या CH3 CH2 लिखा हुआ है तो इसे आप लोग क्या बोलेंगे? इथाइल। ठीक है, मिथाइल या इथाइल। और ये एक चीज और बता दूं, IUPAC में भी चीजों की बड़ी काम आनी है। ज्यादातर ये जो मिथाइल या इथाइल हम लोग बोलेंगे, जो रूट चेन के अलावा सब्स्टिट्यूएंट होंगे, उन सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम लोग ये चीज बोलते हैं। किसके लिए? सब्स्टिट्यूएंट के लिए। अगर CH3 या C2H5 साइड से जुड़ा हुआ, ब्रांच चेन के तौर पे जुड़ा हुआ है, तब इसको हम लोग ये नाम देंगे। रूट चेन में तो फिर सारे कार्बन गिनने पड़ेंगे, उसके लिए आगे रूल बताऊंगा। मिथाइल, इथाइल। एक और मैक्सिमम आप जान लीजिए, अगर जरूरत पड़ ही जाए कहीं, वैसे तो आपके कोर्स में नहीं आता है, फिर भी कहीं पर अगर C3H8 आ गया, सिंपली से हम लोग लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3। इससे अगर आप एक हाइड्रोजन माइनस कर दीजिए, इट विल गिव यू C3H7, या इसे हम लोग लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2। तो इस C3H8 का नाम है प्रोपेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपाइल। ठीक है, याद रखिएगा अगर कहीं पर CH3 जुड़ा है तो मिथाइल, C2H5 जुड़ा हुआ है तो इथाइल, C3H7 इस फॉर्म में अगर जुड़ा है या चाहे डायरेक्ट C3H7 लिखा हुआ है तो वो प्रोपाइल। और एक बात याद रखनी है आपको, जब IUPAC नेमिंग करेंगे स्पेशली, तो उसमें ध्यान आपको यह रखना है कि अगर ये कोई चीज साइड से ऐसे लिखी हुई C3H7 लिखा है या C2H5 लिखा है तो उसे आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने का मतलब C3H7 को CH3 CH2 CH2 के फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू वैलेंसी। पहले CH3 ना जोड़िएगा, पहले क्या जुड़ेगा? CH2 जो कार्बन होगा, और उसके बाद CH2 फिर CH3, यानी उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करते हुए हमें चलना है। तो ये आई होप एल्काइल ग्रुप आपकी समझ में आ गया। सिंपल सी डेफिनेशन कि किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जब एक हाइड्रोजन हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो जो ग्रुप बचता है उसे क्या कहते हैं? एल्काइल ग्रुप कहते हैं। मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, 3 आप ध्यान रखिए। उसके आगे आपको 10th के बाद जरूरत पड़ेगी और वो भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, मगर ये 3 आप ध्यान रखिए।